दोस्तों, आज की हम जिस पाठ्य योजना के बारे में बात करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना होने वाली है और जिसका प्रकरण या शीर्षक है वो है विशेषण। तो दोस्तों, आज हम विशेषण की जो पाठ्य योजना है हिंदी के लिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सामान्य जो जानकारी है वो तो आपको पता रखनी है कि कक्षा कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि और शीर्षक जो कि अभी खाली रखना होता है जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं उस समय ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती है जब हम विषय वस्तु प्रस्तुत करने विद्यालय के अंतर्गत जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी है। और बाकी आप विषय वस्तु जब पाठ्य योजना बनाते हैं डायरी के अंतर्गत उसमें ये बात रखें कि सामान्य उद्देश्य आपको लिखने होते हैं जो कि सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित। ये ध्यान रखना, विषय से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, व्याकरण के नियमों का बच्चों में ज्ञान करवाना, शुद्ध रचना का बच्चों में प्रदान करना, मतलब उसका योग्यता प्रदान करनी कि शुद्ध वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, और चारों कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि ये जो चारों कौशल हैं उसको बच्चों में विकास करना या विकसित करना। और ये ध्यान रखें, पाठ्य पुस्तक में जो भी शब्द आते हैं उनका विभिन्न रूपों में उपयोग करना, यानी विशेषण से रिलेटेड जितने भी आते हैं शब्द उनका विभिन्न संदर्भों में उपयोग करना। तो ये बातें हैं। उसके बाद देखिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, किससे, हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, वो उद्देश्य कहलाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य देखिए क्या है, क्योंकि हमारा प्रकरण ही विशिष्ट माना जाता है इसलिए ध्यान रखना विशेषण हमारा प्रकरण है तो विशेषण का बच्चों में परिचय करवाना है। छात्र विशेषण को परिभाषित कर पाएँ, यानी छात्र इस प्रकार से समझ लें कि वो खुद से परिभाषित कर पाएँ, वो जानने में रुचि ले सके कि ऐसी प्रकरण हमें स्टार्ट करें जिससे बच्चा स्वयं रुचि लेना स्टार्ट कर दे। और जो भी हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको छात्र अपनी भाषा में अपने वास्तविक जीवन के साथ उसका उपयोग ले सके, यानी हम इस प्रकार से पढ़ाएं तो बच्चा रुचि लेते हुए उसको अपने सामान्य जीवन से भी जोड़े। उसके बाद देखिए कुछ सहायक उपकरण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी सहायक सामग्री हम जिसे कहते हैं, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतिका, श्यामपट्ट इत्यादि ये सभी हमारे सहायक उपकरण कहे जाते हैं या सहायक सामग्री कही जाती है। वो इसलिए कहा जाता है जब छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु बच्चों में प्रस्तुत करता है तो किन्हीं चीज़ों की सहायता लेके ही करता है। वो चीज़ें जो भी सहायता के रूप में उपलब्ध होती है वो ही सहायक सामग्री कही जाती है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में जो भी हम विषय वस्तु आज पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में पूर्व में क्या ज्ञान रहा है वो जानना। तो छात्रों में व्याकरण तथा कारक संबंधी पूर्व ज्ञान है तो बच्चों में कारक से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी है और व्याकरण से प्रति जानकारी है, जैसे संधि हो गया तो इत्यादि बारे में बच्चों में पूर्व ज्ञान है, सर्वनाम हो गया इत्यादियों के बारे में जानकारी है। अब प्रस्तावना करनी होती है, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान रखना हो, प्रश्नों का चयन विशेष ध्यान करने बनाए होगी तो, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों में अपने स्तर को देखते हुए प्रश्न बनाना होता है और इनका जो सीक्वेंस है वो भी आपको रखना होता है। इसमें प्रश्न से जो उत्तर बनता है उसी उत्तर से प्रश्न, इसी प्रकार जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ रखना होता है। और इनका जो नियम है वो ये है बच्चों में पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करता हुआ हो और ये होना चाहिए क्या है, निम्न से उच्च स्तर के प्रश्न होने चाहिए, यानी पहले सरल प्रश्न होने चाहिए फिर उसके थोड़े हार्ड प्रश्न दिखने चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए, राम अच्छा लड़का है इस वाक्य में संज्ञा है। तो संज्ञा का पूर्व में ज्ञान है, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में संज्ञा का, ठीक है, समास का, वो समास का, कारक का इत्यादि में पूर्व ज्ञान है, तभी तो बच्चा हम आज पढ़ रहे हैं विशेषण तो उसके बारे में जानकारी रख पाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, तो इसमें राम है जो कि एक संज्ञा है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम जब संज्ञा का जब हम प्रकरण पढ़े थे, संज्ञा का जब शीर्षक पढ़े थे तो उसमें हमने बनाया था। देखिए इस वाक्य में राम कैसा लड़का है, तो यहाँ साफ दिख रहा है आपको कि राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है। राम की विशेषता क्या है इसमें बताई गई है, उसका अच्छापन बताई गई है। व्याकरण की दृष्टि से विशेषता को क्या कहा जाता है, तो विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, विशेषण के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में आपको इस बात के लिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से यूट्यूबर भी हैं जो ये जब लेसन प्लान आपको बताते हैं तो ये गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने खासकर देखी है
तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे मौन कभी भी ना लिखें, क्योंकि बच्चा कभी भी मौन नहीं रह सकता। अगर बच्चा मौन है तो वो शिक्षा ही उचित नहीं मानी जाती। तो ये ध्यान रखना, इस बात पे कभी कोई गलती नहीं करे। यहाँ पे आप संभावित उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ जवाब देने का प्रयास करता है तो संभावित उत्तर तक पहुँच जाता है, लेकिन वो कभी भी मौन नहीं रहता। चाहे वो समस्यात्मक ज़रूर हो जाता हो, लेकिन मौन कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि आज की शिक्षा ही बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड हमारी एजुकेशन है। तो वहाँ पे बच्चे को तो मौन रख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे बच्चा मौन नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन करते हैं कि प्रिय छात्रों, आज हम विशेषण के बारे में विस्तृत चर्चा या विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण जो बिंदु है उसका अहम रोल होता है पाठ्य योजना के अंतर्गत। इसमें क्या है, हम परिभाषा देंगे पहले तो, कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि जो भी हमने आज तक संज्ञा पढ़ी है या सर्वनाम पढ़े हैं, उनकी अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाता है, विशेषण। उसके बाद है जैसे रमेश तेज दौड़ता है, तो रमेश तेज दौड़ रहा है तो ये विशेषता बता रहा है, विशेषता ही क्या हो जाती है, विशेषण। ये हमने पढ़ा है। तो ये तेज दौड़ना क्या हो जाता है, ये विशेषण हो जाता है। उसके बाद ये विशेषण के भेद बताएंगे। तो विशेषण की 4 भेद है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक एवं सार्वनामिक। इनके उदाहरण भी है। समझदार लड़का में जो समझदार है वो है कि इसका गुण है। 2 किलो चावल में 2 किलो है वो एक परिमाण है। बड़ी दीवार बड़ी बता रही है, बड़ी एक संख्या है। ठीक है, वहीं वह छात्र क्या है, वह छात्र वह एक सर्वनाम है, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके देखें बोध प्रश्न अब किए जाते हैं कि बच्चे को हमने ये डिटेल से समझा दिया है। अब बच्चे से बोध प्रश्न किए जाते हैं कि बोध प्रश्न में बच्चा क्या कुछ समझा, कितना जाना, कितना उसमें अधिगम हुआ, वो जानने के लिए हम 2-3 प्रश्न करते हैं कि अभी तक हमने जो प्रस्तुत किया है वो बच्चे को समझ में आया नहीं आया। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो जवाब दे देगा 4 प्रकार से। 2 किलो चावल में कौन सा इसमें विशेषण है, तो 2 किलो चावल में 2 किलो आ रहा है यहाँ पे, तो ये परिमाण है। ठीक है, सुंदर लड़का में विशेषण शब्द है। अब देखिए, सुंदर और लड़का, इसमें देखिए विशेषण शब्द कौन सा है, तो लड़का है, तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर, कि बच्चा सुंदर है। अब विशेषता ही क्या कहलाती है, विशेषण। तो इसका जवाब दे देगा बच्चा। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब देखिए, मूल्यांकन इसमें जब बच्चे का वो हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, इसके माध्यम से उसका अधिगम जान लिया जाता है बोध प्रश्नों के माध्यम से। तो मूल्यांकन करने के लिए इसमें 3-4 प्रश्न आप रख सकते हो, 3 कम से कम इसमें होना आवश्यक है, ये ध्यान रखें। तो ये 3 से 4 प्रश्न इसमें आप रख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि बच्चे को अति लघु उत्तरात्मक स्तर के ही प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। जैसे सही विकल्प सुने, इसका मतलब है बच्चे को अवैध वाले प्रश्न इसमें देने हैं। जिसमें राम बुरा लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो बुरा क्या है, एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। विशेषण के प्रकार पूछा है, तो विशेषण के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, तो स उसका उत्तर हो जाए। परिमाणवाचक का उदाहरण लिखिए, तो 2 किलो चीनी में जो 2 किलो है वो परिमाणवाचक के उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण, जैसे तुम बाहर जाओ, तो इसमें तुम है वो एक क्या है, सर्वनाम है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए गृह कार्य, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को लिखने में आ जाए, बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसा हम प्रश्न देते हैं जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु आ जाए। तो विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें सभी चीज़ें आती हैं, परिभाषा भी आ गई, उसके भेद भी आ गए और उसके उदाहरण भी आ गए। तो संपूर्ण डिटेल्स इसमें आ जाती है। तो ये बच्चे को गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। और गृह कार्य देखिए इसलिए भी दिया जाता है, ये विशेष ध्यान रखें, बच्चे का जो स्कूल से जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए ही गृह कार्य दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें। आज की पाठ्य योजना तो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में। और इसकी PDF की लिंक, जैसे कि मैं बताता हूँ, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, उसको आप बिना कहे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करो, ताकि नए आपके दोस्त जुड़ें और हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करे, और जिससे हम आपको नई नई पाठ्य योजना के साथ रोजाना मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में, जो बाकी रोचक पाठ्य योजना के साथ मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।